और बढ़िया टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर का हार्ट है ऐसा बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये दोनों इस चैप्टर के और बहुत ही सीखने लायक टॉपिक है, ठीक है, और आगे भी बहुत काम में आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो टॉपिक्स दिए गए हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये दोनों है क्या चीज, ये दोनों में पढ़ना है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात आती है ना तब पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको शॉर्ट फॉर्म पीडी कहेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी। तो पीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज तो इसी का ही होता है, ऐसा समझ लो कि सबसे ज्यादा यूज हम इसका करने वाले हैं, पीडी का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ठीक है। अभी हम ऐसे वर्ड पे जाने वाले हैं जहां पे आपको झटका लगने वाला है, शॉर्ट लगने वाला है, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए, 100% अटेंशन रखिए। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक तो बोल सकते हो, थोड़े डिफरेंट भी बोल सकते हो, मगर आपने यहाँ पे 100% अटेंशन रखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इजीली इसको समझ पाओगे। चलिए ये सब तो छोड़ दो साइड में, ये सब नहीं पढ़ना। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर मेरे पास दो टैंक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये ले लिया मैंने टैंक नंबर 1, ये ले लिया मैंने टैंक नंबर 2, ठीक है, दो टैंक है मेरे पास और दोनों को मैंने ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, समझ लेना, ओके। और इसमें मैंने पानी भरा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पे एक होल कर रहा हूं, और ये होल करने के साथ ही मैंने इसको ट्यूब से दोनों टैंक्स को मैंने जोड़ दिया। इसको नाम दे देते हैं, टैंक है ए, ये है टैंक बी। चलो क्या करना है, मुझे ये करना है कि कैसे भी करके टैंक बी में से पानी है वो टैंक ए में आना चाहिए। टैंक बी में से पानी कहां पे आना चाहिए बेटा, टैंक ए में आना ही चाहिए, कैसे भी करके। कैसे करके तो सर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं सर, आप एक काम कीजिए, इसको कुछ ग्लास वगैरह कुछ लीजिए और इसको ऐसे उठा उठा के इसमें डालिए, तो आ जाएगा इसमें। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला, बिना कुछ करे यहां से यहाँ पे आ जाना चाहिए। सर तो फिर आप एक काम करो, जादू करो, आप मैजिक, इसके बिना तो ये आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। कब, या तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि देखो दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, दोनों का लेवल कैसा है बेटा, सेम लेवल है, तो इसका मतलब कि वाटर है, पानी है, वो एक दूसरे में जा नहीं पाएगा। या तो आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी में पानी को ज्यादा भरना पड़ेगा, और आप इस बी में पानी को ज्यादा भरोगे तब क्या हो जाएगा, तब यहां से पानी आना शुरू हो जाएगा, इस पाइप में से पानी ए में आना शुरू हो जाएगा। कब तक आएगा बेटा, कब तक आएगा, जब तक इन दोनों टैंक्स में पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता ना, तब तक यहां से पानी यहां आता रहेगा। सर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा एक तरीका और है, क्या, ये जो टैंक है ना उसको उठा के थोड़ा ऊपर कर दो, जैसे कि देखो, सर मुझे पानी नहीं डालना है, मेरे पास पानी ही नहीं है, खत्म हो चुका है पानी, तो क्या करें, कुछ नहीं, टैंक की हाइट बढ़ा दो, देखो बेटा दोनों में पानी का लेवल सेम
सर मुझे पानी नहीं डालना, पानी का लेवल तो सेम ही रखना है और फिर भी पानी बी में से ए में आना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टैंक को थोड़ा हाइट पे रखना पड़ेगा, थोड़ा उठाना पड़ेगा, तब जाके इसमें से पानी इधर से यहाँ पे फ्लो करने वाला है। ठीक है, अब पानी फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, कब फ्लो करेगा, या तो आपको पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको लेवल नहीं बढ़ाना है तो पानी की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया? तब जाके पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यानी आपने 9th स्टैंडर्ड में एक ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, शायद पढ़ा है ना, 9th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था। क्या था, जो सेल है ना वो अपने हिसाब से जो वाटर है उसको अंदर आने देता है या तो फिर उसको बाहर जाने देता है। ठीक है, अगर सेल के अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा है, यानी पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा और सेल में से पानी को बाहर फेंक देगा। अगर सेल में पानी कम है, पानी का कंसंट्रेशन सेल में कम है और बाहर ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, तो वो पानी क्या करेगा, ऑस्मोसिस से सेल के अंदर आने का ट्राई करेगा। और आपने देखा होगा किशमिश को अगर आप पानी के अंदर डाल दो तो 1 2 3 घंटे या 4 घंटे बाद आप देखोगे जो किशमिश छोटी सी दुबली पतली बेचारी, वो पानी में जाने के बाद वो बहुत ही मोटी सी तगड़ी सी बन जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किशमिश में के अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन कम था, आपने जैसे ही उसको पानी में डाला 2 या 3 घंटे बाद पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा था, तो वो जो किशमिश थी उसने पानी को एब्जॉर्ब किया, उसको अंदर आने दिया अपने अंदर और वो मोटी हो गई। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही है कि पानी फ्लो करेगा बिना किसी काम किए। मुझे यहाँ से ऐसे कोई भी ग्लास वगैरह का यूज करके यहाँ से ऐसे डालना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे मूव करने लगा। जनरली ये ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। ये तो पानी का एग्जांपल है, आप एयर का भी एग्जांपल ले सकते हो। क्या बात करते हो, एयर में कैसा ऐसा होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि डे टाइम पे एयर कहाँ कैसे फ्लो करती है, नाइट पे एयर कैसे फ्लो करती है, वो आप जानते हो। ठीक है, उससे सबसे अच्छा तरीका आप सबको पता होगा कि जो अगरबत्ती है ना उसका आप यूज करते हो, तो सपोज किसी मंदिर में, अपने घर पे जो मंदिर होता है उसमें अपने अगरबत्ती जला के रखी है, तो क्या करेंगे, थोड़ी देर में क्या ऑलमोस्ट पूरे घर में उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस आने लगती है ना? क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? जब आपने उसको जलाया, ठीक है, तब वो मंदिर के सामने, तो उसका जो फ्रेग्रेंस थी वो वहां तक थी, मगर दूसरे रूम में, लिविंग रूम में उसका कंसंट्रेशन तो था ही नहीं, क्योंकि वो लिविंग रूम में उसका स्मोक ही नहीं था, उसकी फ्रेग्रेंस ही नहीं थी। तो वो जो पार्टिकल्स थे, उसके जो स्मोक पार्टिकल्स थे, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी लिविंग रूम में मूव करने लगे, तो फिर लिविंग रूम में भी स्मेल आने लगी। वैसा ही होता है जब अपने, क्या होता है, जब मम्मी है ना वो किचन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया तड़का लगाती है, तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। या फिर अपने आजू बाजू में कोई अच्छा सा तड़का लगाता है, कुछ अच्छा बनता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ आसपास में कुछ अच्छा बना है। क्यों? उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो स्मेल है वो हम तक पहुंच जाती है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। बेटा टेम्परेचर में भी ऐसा होता है, टेम्परेचर में भी ऐसा होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने एसी में रखा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने गैस पे बराबर गर्म किया
दिया है और उसको ऑलमोस्ट मैंने 90 डिग्री जितना गर्म कर दिया है, ठीक है, 90 डिग्री जितना गर्म कर दिया है। तो क्या होगा, तो ये जो 90 डिग्री है ना टेम्परेचर, ये क्या करेगा, जो उसकी एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। दोनों एक दूसरे को टच किए हुए हैं, इसका मतलब कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और कहां पे मूव करेगी एनर्जी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में। कब तक मूव करेगी, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, जब तक क्या करते हैं, दोनों इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। जैसे ही दोनों इक्वल टेम्परेचर पे आ गए तब क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाएगा। फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा कब, एटमॉस्फेयर के साथ। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अगर इक्वल टेम्परेचर पे आ गए तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा बंद। यानी इवन टेम्परेचर भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। यानी जितनी भी चीजें फ्लो करने वाली है वो सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें फ्लो करती हैं वो सारी की सारी चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करती हैं। डन, श्योर, पक्का, ये चीज समझ में आ गई। चलो, ये तो पक्का आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ठीक है। आप सोचिए, अगर मुझे एक बाल्टी पानी है उसको थर्ड फ्लोर से नीचे भेजना है तो क्या करूं, बाल्टी को सिर्फ उल्टा करो, वो बाल्टी वाला पानी सीधा थर्ड फ्लोर नीचे चला जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा। मगर उसी एक बाल्टी पानी को मुझे वापस थर्ड फ्लोर पे ले जाना है तो या तो मुझे उठा के थर्ड फ्लोर तक जाना पड़ेगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी और मोटर से पानी को ऊपर भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी हायर टू लोअर में जब हमें ट्रांसफर करना होता है तो वो इजीली मूव कर देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर उल्टा लोअर टू हायर में अगर भेजना पड़े तो हमें काम करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे कि समझ लीजिए कि ऐसे कोई स्लोप है, ठीक है, और ऊपर से आपको क्रिकेट का बॉल है वगैरह, फुटबॉल है, उसको आपने छोड़ दिया तो वो लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। मगर उसी को वापस ऊपर चढ़ाना हो तो धक्का लगाना पड़ेगा, उसको खींच के कुछ वर्क करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। कार है तो ऐसे डलन है तो आप क्या करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे उसको ब्रेक छोड़ दीजिए, न्यूट्रल में कर दीजिए, कार अपने आप नीचे आ जाएगी। मगर उसी स्लोप उसी डलन पे ऊपर चढ़ना होगा तो लगाओ तो धक्का कितना धक्का लगाना पड़ेगा, उसको बहुत ही धक्का लगाना पड़ेगा ऊपर तक पहुंचाने के लिए। यानी जब भी हमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में भेजना हो तो पानी अपने आप फ्लो करेगा, या कोई भी चीज अपने आप फ्लो करने वाली है। मगर लोअर कंसंट्रेशन में से हायर कंसंट्रेशन में जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि ओवरहेड टैंक है, ठीक है, सबके घर में होगी ओवरहेड टैंक, फ्लैट में रहते हो या टेनामेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरहेड टैंक होगी। उस ओवरहेड टैंक में से आपको पानी का यूज करना है तो क्या करोगे, सर कुछ नहीं, वॉश बेसिन या कहीं पे भी जाऊंगा जहां पे नल है और सिर्फ नल को चालू करूंगा, पानी आ जाएगा। यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यू कैन इजीली मूव, आप जो पानी है वो इजीली फ्लो कर रहा है। मगर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में अगर पानी को भेजना हो क्या करना पड़ेगा, यानी ओवरहेड टंकी को भरने के लिए आपको या तो मोटर से पानी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा या तो खुद लग जाओ बाल्टी भर भर के ओवरहेड टंकी में डालने के लिए। तो जनरली सबके घर पे मोटर होती है, सबके घर फ्लैट्स में मोटर होते हैं, अपार्टमेंट्स में, जो क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, मोटर्स, जो मोटर है वो क्या काम करती है, यही काम करती है, क्या, जो पानी है उसको अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में भेजने के लिए। और ओवरहेड टैंक पे पहुंच जाए तो फिर आप इजीली सिर्फ नल चालू कीजिए, आपके पास पानी पहुंच जाता है,
ठीक है, तो ये दो चीज आपको बहुत ही इजीली समझनी होगी कि लोअर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो हो जाता है इजीली, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर लोअर कंसंट्रेशन में से आपको अगर हायर कंसंट्रेशन में भेजना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ लो, कि ऐसी कोई ढलान है और ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर। इस पत्थर को अगर आपको ऊपर से नीचे भेजना है ना तो कुछ नहीं करोगे, एक बार थोड़ा धक्का लगा दो वो अपने आप नीचे चला जाएगा, उसको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी हायर टू लोअर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर इसी पत्थर को, इसी बड़े पत्थर को आपको लोअर कंसंट्रेशन में हायर कंसंट्रेशन में भेजना हो ना तो जान निकल जाएगी। यानी आपको बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? बस करंट भी तो फ्लो ही कर रहा है ना, करंट भी, वो भी तो एक फ्लो है। किसका फ्लो है? चार्ज का। कौन चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या है? करंट तो फ्लो ही है ना, किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उसमें भी सेम रूल लगने वाला है, वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर सकते हैं, या फिर अगर लोअर कंसंट्रेशन में से हायर कंसंट्रेशन में उनको मूव करवाना पड़े तो क्या करना पड़ सकता है? तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि आप समझिए कि यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे डेंसिटी है हाई, यहां पे डेंसिटी है लो, ठीक है। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, समझिएगा। अगर ये हाई डेंसिटी में से लो डेंसिटी में जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में आना हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये जो चीज है ना, करंट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल। ये जो है ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम बोलते हैं पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डन? समझ में आ गया? है वही की वही चीज, मगर करंट का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, तो हम बोलते हैं भाई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मूव करता है, मगर करंट का फ्लो है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। अगर किसी क्वांटिटी की बात की जाए तो आप डेंसिटी की बात करोगे, भाई हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी में मूव कर रहा है, या फिर लोअर डेंसिटी में से हायर डेंसिटी में से मूव कर रहा है। मगर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो टर्म वही की वही, जो टॉपिक है समझना है वो वही का वही है, सिर्फ हमने टर्म को चेंज कर दिया। कंसंट्रेशन डेंसिटी की जगह हमने कर दिया पोटेंशियल, बस कुछ नहीं। करंट का फ्लो है इसलिए हमने उसको चेंज करके पोटेंशियल कर दिया है बेटा। अभी समझना है सिर्फ पोटेंशियल के बारे में। तो अभी मैं आप सबको कंसंट्रेशन और डेंसिटी में से बाहर निकाल के उसका नॉलेज आपको अपने साथ रखना है, उसके एग्जांपल्स आपको अपने साथ रखने हैं। सिर्फ अभी हम करने वाले हैं टर्म को चेंज, जो टर्म्स है ना उसको चेंज करने वाले हैं। हमने क्या किया बेटा? टर्म्स को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? कंसंट्रेशन डेंसिटी को चेंज करके पोटेंशियल बना दिया। अभी देखते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। चलिए
स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसकी डेफिनेशन तो पहले समझते हैं। क्या बोला देखो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड against the electrostatic force due to the electric field is called the electric potential at that point। सॉरी ये तो आपने बहुत सारा कुछ बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ गए। चलो, ये कोई चार्ज है, क्योंकि हमें चार्ज को लाना है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इंफिनिटी में है। कहां पे है बेटा? इंफिनिटी पे ये चार्ज है, ठीक है। इंफिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हमने लिया कि वो चार्ज वहां पे है। हमें क्या करना है बेटा? तो हमें उस चार्ज को यहां पे कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक खींच के लाना है। खींच के क्यों लाना है बेटा? क्योंकि यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारे चार्ज होंगे, बेचारा अकेला चार्ज है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हायर लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या करना है? लोअर पोटेंशियल में से उसको उठा के खींच के मुझे पॉइंट ए तक लाना है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना? नहीं करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा उस पॉजिटिव चार्ज को यहां तक पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, उस फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना? उस चार्ज को अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा, या तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, या तो रिपेल करेगा। क्या करेगा नहीं जानते, कुछ तो करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, कुछ ना कुछ तो करने वाला है, फोर्स तो लगने वाला है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई भी फोर्स लगेगा, कुछ भी लगने वाला है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को ऑपोज करके हमें उस पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाना है, यानी हमें उसको लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही तो है वर्क डन। वो डिपेंड किस पे करता है बेटा? वो डिपेंड करता है चार्ज पे। सर क्या बात कर रहे हो, वो चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा? जरा समझाओ तो। चलो समझ लेते हैं। अगर एक चार्ज है, चार्ज छोड़ दो, सपोज ये आपका घर है और ये स्कूल है, ठीक है? वो आपका घर है, ये स्कूल है। मैंने बोला कि बेटा आपको क्या करना है? आपको आपकी सारी टेक्स्ट बुक लेके आनी है, ठीक है? यानी 5, 6, 7 जो भी हो, सपोज 7 बुक्स। आपको घर से क्या करना बेटा? 7 बुक्स लेके आनी है स्कूल में। ओके सर, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि आपका फ्रेंड नहीं आया, आपके 2 फ्रेंड नहीं आए, ठीक है? मगर होमवर्क तो सबमिट करवाना ही है, तो आपकी 7 बुक्स, आपके दूसरे फ्रेंड की 7 बुक्स और आपके तीसरे फ्रेंड की 7 बुक्स, टोटल 21 बुक्स। अभी आप जरा सोचिए बेटा कि अगर 7 बुक्स को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क 21 बुक्स को लाने के लिए करना पड़ेगा? नहीं। तो आपको स्कूल तक पहुंचने के लिए 7 बुक्स में कम वर्क करना पड़ेगा और 21 बुक्स में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर सेम उसको चार्ज के फॉर्म में सोचिए, अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहाँ पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, उसकी जगह अगर 10 चार्ज हुए तो उतना ही काम करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा? नहीं, 10 के लिए ज्यादा करना पड़ेगा। अगर 100 हुए तो उससे ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 200 हुए तो उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज
पोटेंशियल बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर पर चार्ज। यानी आप एक चार्ज को लाने के लिए कितना काम करते हो उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। तो हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट्स कॉल्ड V, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, यानी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू W बाय Q, V इज इक्वल्स टू W बाय Q, V यानी वोल्टेज इज इक्वल्स टू W वर्क डन जिसको आप जूल बोलते हो, जूल बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है उसका यूनिट, कूलम, जूल बाय कूलम। एक्चुअली ये है ना वो साइंटिस्ट थे वोल्टा, उस वोल्टा की याद में हमने इसको वोल्ट बोला है, इसका यूनिट पोटेंशियल का इज इक्वल्स टू वर्क डन, तो जूल हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज तो कूलम हो गया, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो कोई एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इंफिनिटी पे है, उसको क्या करना है, हमें कोई पॉइंट ए है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उसको उठा के पॉइंट ए तक लाना है, खींच के लाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगने वाला है, उस फोर्स के ऑपोजिट वर्क करके हमें उस चार्ज को यहां तक लाना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहां पे ला दिया तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उस चार्ज पे। एक चार्ज होगा तो कम वर्क, 10 चार्ज होंगे तो ज्यादा, 100 होंगे तो उससे भी ज्यादा। तो डिपेंड करता है कितने चार्ज है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, कितना हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया, सिंपल। एक ही चार्ज है, उसको खींचने के लिए उस पॉइंट पर्टिकुलर उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमने एक चार्ज पे जितना वर्क लगाया हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन बेटा, समझ में आया। और उसका यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट है, वोल्ट। ठीक है, कैसे वोल्ट हो गया, तो वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उनकी याद में हमने उसको वोल्ट बोला। ठीक है, एक्चुअली वर्क डन का यूनिट हो जाएगा जूल, इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा कूलम, जूल पर कूलम। ओके, ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा आप समझिएगा, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से एक बार बोल देता हूं कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इंफिनिटी पे है, उसको हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है। जैसे यहाँ पे ए है तो उस पॉइंट पे लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पॉइंट बी है तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ भी वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को पर चार्ज हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी सर ये जो टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या चीज है सर? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? तो बेटा हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था, याद है? हाँ, तो अगर दोनों इक्वल लेवल पे होते तो क्या पानी का फ्लो होता? हमने जो पहला देखा था ना, ये टंकी है, दोनों में लेवल इक्वल है, दोनों की हाइट भी इक्वल है, तो क्या पानी का फ्लो हो रहा था? नहीं सर, नहीं हो रहा था। तो फ्लो करने के लिए हमने क्या किया, तो हमने एक टंकी में पानी को बढ़ा दिया, या फिर क्या कर सकते हो आप, उसकी हाइट बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब हमें उन दोनों के बीच का जो लेवल है ना, उसको डिफरेंस करना पड़ा, उनके बीच का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ा, है ना? या हाइट का ले लो या फिर क्वांटिटी का ले लो, कुछ न कुछ तरह से हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ा। जैसे कि हमने एक टेम्परेचर वाला एग्जांपल भी लिया था कि भाई एक 90 डिग्री टेम्परेचर है और एक ऑब्जेक्ट है वो 20 डिग्री का टेम्परेचर है,
तभी उन दोनों में फ्लो हुआ टेम्परेचर का, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अगर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 90 और 20 का वो नहीं होता और सिर्फ ये भी 50 डिग्री का होता और ये भी 50 डिग्री का होता तो फ्लो होता क्या? नहीं सर, तो फ्लो नहीं होता। तो इसका मतलब फ्लो करवाने के लिए वो दो ऑब्जेक्ट या फिर दो पॉइंट या फिर दो टैंक्स, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है, तभी जाके फ्लो होगा, वरना फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर दोनों का लेवल इक्वल है, दोनों की हाइट भी इक्वल है, तो फ्लो नहीं करेंगे। क्यों? सब इक्वल इक्वल है, क्या फ्लो करेगा? इसमें से इसमें, इसमें से इसमें थोड़ी आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। या तो उसका लेवल चेंज करो या तो उसकी हाइट चेंज करो, यानी कुछ ना कुछ तरीके से उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही है। सपोज हमने एक वायर लिया है, ठीक है, अभी समझिएगा। हमने एक वायर लिया है। सर आपने ऐसा सिखाया था कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। चलो आपने कहा सर हमने मान लिया, मगर सपोज मैंने एक कॉपर का वायर है, उसका एक टुकड़ा लिया है, मैंने ये समझाया था शायद आपको, फिर से समझा देता हूं। ये कॉपर वायर है, उसका एक टुकड़ा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी घूमते रहते हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं लगता? ऐसा क्वेश्चन आपको दिमाग में होना चाहिए कि सपोज आपने बोला सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी तो कंडक्टर है, यानी अगर मैंने कॉपर का वायर ले लिया जो हमारे घर में यूज होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको मैं अगर टच करता हूं तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है उसमें। तो फिर क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया था एक चीज कि सपोज मैं ये क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया, तभी क्या होगा? इस क्रॉस सेक्शन में से अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए, उसी टाइम पे 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे जाएंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, उसी टाइम पे 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। इसका मतलब ये घूमते तो रहते हैं मगर वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं घूमते, और उसका टोटल देखा जाए ना, टोटल तो इक्वल ही रहता है, जीरो ही हो जाएगा। 10 यहां से आ गए, 10 यहां से, क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा, जितने यहां गए उतने वहां गए, तो कुछ फ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? क्या कुछ फ्लो नहीं हुआ। फ्लो किसे बोलते हैं? फ्लो आप किसे बोलोगे? एक से यहां पे आएगा तो चेंज होगा अमाउंट, तो आप उसको फ्लो बोलोगे, वरना ऊपर से नीचे आ रहा है वापस चला जा रहा है, तो ऐसे फ्लो तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ लेवल चेंज नहीं होगा, तो वैसे के वैसे रहने वाला है, तो ये कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए जो नॉर्मल वायर्स होते हैं, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं मगर करंट हमें नहीं लगता, है ना? उसका कारण यही है। तो सर इलेक्ट्रिसिटी है, यानी करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सर कैसे? कैसे करेंगे सर? सोचो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो करवाना है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाए, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे क्या करना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके बीच का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रखे। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा,
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों के बीच में इक्वल नहीं हो जाता, तब तक उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो फ्लो करेगा। अभी सोचिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल हो गया तो फ्लो बंद, तो करंट का फ्लो बंद। जैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए तो फ्लो वापस चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हायर में से लोअर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब जाके यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे हमने फ्लो की बात की थी ना, वैसे इसमें भी फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। कब, जब उन दोनों के बीच का पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, अगर यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तब दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ तभी फ्लो हुआ, वरना फ्लो नहीं होता। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पीडी। देखो अभी समझ में आ जाएगा उसकी जो डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको। द पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, आप समझ लीजिए, ठीक है। एक को पॉइंट ए, दूसरे को पॉइंट बी नाम दे दिया। पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point against the electrostatic force। ठीक है, अभी उसमें हम इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट पे ला रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया? एक्चुअली है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी होगा तो पोटेंशियल ना, तो PD इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट B माइनस पॉइंट A इज इक्वल टू W बाय Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ना, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू W बाय Q। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहने वाले हैं हम? 1 वोल्ट की बात करते हैं। द PD is 1 volt, यानी what for the potential difference is 1 volt। कब 1 volt बनेगा? if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम के चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उसको आप 1 वोल्ट बोलते हो। और बेटा ये जो वर्क है ना, उसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना आप वर्क करने वाले हो, तो इसको एनर्जी अपॉन क्यू भी बोल सकते हो। यानी V इज इक्वल टू W बाय Q, यानी वर्क डन बाय Q तो बोल ही सकते हो। जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी जाने वाली है, तो उसको E एनर्जी बाय Q भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है समझने के लिए। V इज इक्वल टू W बाय Q भी हो सकता है और V इज इक्वल टू E बाय Q भी हो सकता है। एनर्जी का भी यूनिट तो जूल ही होता है ना, तो जूल बाय Q यानी कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर अगर हम बात करें कि इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर है ना, वो पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला है। इसका मतलब कि ये जो वोल्ट मीटर है, इसको हमें पैरेलल जॉइंट करना पड़ेगा। जो हमारी सर्किट है ना, उसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, उसको पैरेलल जॉइंट करने वाले हैं, इसको वोल्ट मीटर को। इसके आगे हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, याद है ना? चलिए, तो ये हो गए हमारे 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बेटा मुझे ये बताइए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना,
इसको आप कैसे देखने वाले हो और ये कैसे क्रिएट होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं सेल, या फिर आप बोल सकते हो बैटरीज। और सेल और बैटरीज क्या होते हैं, बैटरीज में क्या फर्क है, तो 3 या 4 या 5 या 10 ऐसे बहुत सारे सेल को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एक बैटरी बन जाएगी, ठीक है, उसको आप बैटरी बोलते हो, है ना। तो सेल की बात करें तो सेल में होता क्या है, वो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, वो देखने की बात है। चलिए, सेल है ना, सपोज ये वायर है, इस वायर को हमने सेल के साथ ज्वाइन कर लिया है। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे कुछ इस तरह से होता है सेल, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा शायद, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऐसा लगा होगा। देखना आप सेल, आपके घर पे सेल होंगे, उस सेल को आप देखना तो आपको एक तरफ पॉजिटिव दिखाई देगा और एक तरफ नेगेटिव दिखाई देगा। होता क्या है इसमें बेटा, क्यों ये नेगेटिव चार्ज है, क्यों ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप सेल को तोड़ोगे ना तो आपको सेल में इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे दो तरह के पाउडर या फिर केमिकल होते हैं, केमिकल ले लेते हैं। एक ये ब्लैक वाला केमिकल है, समझिएगा, एक है ये ब्लैक वाला केमिकल और दूसरा है ये ब्लू वाला केमिकल, ठीक है। एक ब्लैक है और एक ब्लू है। ये करते क्या है, तो इन दोनों के बीच में होता है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है और क्या होता है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे भेज दिया जाता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से उठा के यहां पे भेज देते हैं। हमने आगे पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं बाहर, तो ये वाला जो पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट, वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना बेटा। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने नीचे भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट। और ये यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े देखो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बने हैं। कैसे, रेडॉक्स रिएक्शन क्रिया, हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया, इसमें भेज दिया। ये सेकंड वाला जो केमिकल है उसमें, फर्स्ट वाला केमिकल उसमें सारे पॉजिटिव चार्ज बचे, अभी इलेक्ट्रॉन तो सारे नीचे चले गए। अभी सोचो, यहाँ पे हो गए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और इस वायर है, ये जो कॉपर का वायर है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ से होते हुए ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है ना, वो यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाले हैं, यहां से यहां पे जाएंगे सारे के सारे, और फिर सर यहां पे आ गए, फिर वापस रेडॉक्स रिएक्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन को रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यहां से उठा के वापस यहां पे भेज दिया जाएगा। तो यानी आप अपने घर पे देखिएगा, सेल है ना,
जब तक उनके बीच का रेडॉक्स रिएक्शन चलता रहेगा तब तक आपका सेल बहुत ही परफेक्ट काम करने वाला है। उसमें ऐसे कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा करंट, जिसके कारण आपने अगर क्लॉक में या फिर रिमोट में वगैरह में आपने उसको सेल को लगाया है तो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन करना बंद हो जाएगा, यानी बेटा केमिकल है वो कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है ना, तो केमिकल जैसे पुराने होंगे जैसे बंद हो जाएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगा तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी भर गए थे, रेडॉक्स रिएक्शन बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बंद हो गया, तो सेल ने भी काम करना बंद कर दिया। तो आपकी घड़ी, आपके रिमोट, वो सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। फिर क्या करना पड़ता है बेटा, हमें नया सेल लगाना पड़ता है, वापिस से वही रेडॉक्स रिएक्शन और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया बेटा? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा जो हम यूज करने वाले हैं, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी। तो दो वायर के बीच में यानी दो पॉइंट के बीच में हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट मतलब करंट स्टार्ट, ठीक है, करंट स्टार्ट हो जाता है। तो बस यही करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है बेटा? तो सेल करते हैं या तो बैटरीज करती हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और हमें जो भी हम यूज करते हैं वो काम करने लगता है। तो फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज को कोई एक पॉइंट पे लाना है और उस वहां तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? वर्क करना पड़ता है, वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने क्रिएट किया वहां पे भी काम तो करना ही पड़ता है ना। इस जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरह से इस तरफ भेजने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो काम कौन कर रहा है? सेल कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी W/Q ही है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से लिख सकते हो, W/Q यानी वर्क डन बाय चार्ज, या फिर उसको एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हो, V = E/Q यानी एनर्जी बाय Q, ठीक है। और 1 वोल्ट को तो हमने पढ़ा ही कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है कि द PD is 1 volt if 1 joule of work done। हमने 1 जूल काम किया कब? टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर हमने 1 जूल जितना वर्क किया या फिर 1 जूल जितनी एनर्जी को हमने यूज किया तो हम उसको बोलते हैं 1 वोल्ट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, और ये सेल, बैटरी इस तरह से ही काम करते हैं। उनमें केमिकल्स भरे होते हैं। जब भी आप बैटरी में देखोगे तो उसमें एक लिक्विड भरा होगा, ठीक है, तो वो इसी तरह से काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है। हमने एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है ऑलवेज कि जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता। पहले क्या था बेटा? पहले था कि जब इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड नहीं किया था ना, पहले सब ऐसा सोच रहे थे कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना वो पॉजिटिव चार्ज के कारण कर रही है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, जो ताकतवर होता है ना वो हाँ भाई वही कर रहा होगा, और कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया बल ताकतवर है। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए उसकी डायरेक्शन उसके हिसाब से ली गई थी। मगर बाद में जाके पता चला कि भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं, किसके कारण फ्लो हो रहा है? तो भाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रहा है। मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, तब तक तो बहुत सारे बोले तो इन्वेंशन वगैरह, बहुत सारे कुछ चीजें, मैथमेटिकल टर्म्स, ये सब हम बहुत सारा हमने काम कर लिया था। तो फिर अभी चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह पे, पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन को, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए
उसको वैसे ही रखा गया। हम ये इलेक्ट्रॉन की बात की गई कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो कन्वेक्शनल करंट है उसके बारे में बात की गई। अभी हम सेकेंड टॉपिक में पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में, वो हम देखेंगे उसके बाद में।